इम्पोर्टेंट और जो 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स थे, उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्या था, कॉइल के पास मैग्नेट जाएगा, कॉइल के अंदर करंट आएगा, इसी करंट कैरिंग कॉइल के पास कोई दूसरी कॉइल जाएगी, उसमें भी करंट डेवलप हो जाएगा। और तीसरा, अगर मेरे पास कहीं पर किसी कॉइल के साथ बैटरी लगी हुई है और हम स्विच ऑन करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन देता है। अगेन ये हमें बताता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कॉइल के साथ लिंक है, वो चेंज होगा, तो कॉइल के अंदर आपके पास करंट जनरेट हो जाएगा। सो हमारे पास आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बच्चे, द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द फैराडे लॉ ऑफ द electromagnetic induction. The Faraday law of the electromagnetic induction. The Faraday law of electromagnetic induction. ये क्या चीज है, कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। चलिए, तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या, आपके पास इसने क्या बोला, इसने हमको ये बात समझाने की कोशिश की कि आपके पास इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई linked with a coil, linked with a coil, linked with a coil changes, linked with a coil changes, then EMF, then the EMF is induced, then the EMF is induced, then the EMF is induced in that coil. उस कॉइल के अंदर आपके पास EMF इंड्यूस हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही चीज है। नंबर टू है बच्चा हमारे पास कि इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, अगर जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है लिंक्ड विद अ कॉइल, linked with a coil does not changes, linked with a coil does not changes, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, does not changes, there will be no EMF induced, यहाँ पर कोई भी EMF आपके पास इंड्यूस्ड नहीं होगी। जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक EMF चेंज होगी, आपके पास EMF इंड्यूस होगी। अगर फ्लक्स कॉइल के साथ जो लिंक है वो चेंज नहीं हो रहा है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है और कांस्टेंट है, तो हमारे पास यहाँ पर EMF भी इंड्यूस नहीं होगी। और तीसरी चीज, और हमारे पास यहाँ पर तीसरी चीज, इफ दी अगर बच्चा हमारे पास इफ दी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, इफ दी मैग्नेटिक फ्लक्स फाई is changing, magnetic flux phi is changing, then the EMF induced opposes, the EMF induced opposes the rate of change of magnetic flux, the rate of change of the magnetic flux, the rate of change of the magnetic flux, यानी कि जो EMF इंड्यूस होगी यह हमेशा आपके पास इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगी। पर कैसे, हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन आती है। सो मैथमेटिकली द EMF इंड्यूस्ड, जो आपकी EMF इंड्यूस्ड है, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस ऑफ टाइम इनिशियल। ये हमारे पास EMF इंड्यूस्ड के वैल्यू आ जाएगी। ये नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेगेटिव साइन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेगेटिव साइन आपको क्या समझा रहा है, ये नेगेटिव साइन समझा रहा है कि अगर मेरा फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो EMF उसको रोकने के लिए डिक्रीज करवाने की कोशिश करेगी, और अगर मेरा फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो उसको रोकेगी, उसको डिक्रीज नहीं होने देगी।
तो ईएमएफ की नेचर ऐसी है कि हमेशा वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी। तो हमारे पास अगर के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 के बराबर, यहाँ पर के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 के बराबर है, एंड देयरफॉर जो आपकी ईएमएफ आएगी दैट विल बी माइनस ऑफ फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल अपॉन मेरे पास टाइम फाइनल माइनस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा टाइम इनिशियल। तो आपके पास यहाँ पर ईएमएफ किसके बराबर है, माइनस ऑफ फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। मैं अगेन बोल देता हूं, द negative sign signifies that the EMF developed, जो आपकी EMF डेवलप हो रही है, the EMF developed opposes, यह आपके पास अपोज कर रही है बच्चे, this opposes the rate of change of magnetic flux, rate of change of the magnetic flux, the rate of change of the magnetic flux। और कुछ नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा, एक चीज का ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना, कीप इन नोट के इफ टीचर, अगर हमारे पास टीचर आस्क फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ, अगर ये टीचर मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ के बारे में अगर टीचर बोलता है देन इग्नोर, तब बच्चे आप इग्नोर कर देना, देन इग्नोर द नेगेटिव साइन, तब बच्चे आप यहाँ पर नेगेटिव साइन को इग्नोर कर सकते हो, तब आप यहाँ पर नेगेटिव साइन को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन तब जब टीचर मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ को पूछे। अगर टीचर मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा है, आपको नेगेटिव साइन साथ में लगाना ही पड़ेगा। या फिर मेरे पास ईएमएफ कैन आल्सो बी नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज ऑफ द आपके पास टाइम, ये भी हो सकता है, ये भी हमारे पास हो सकता है। या फिर मेरे पास इन डिफरेंशियल कैलकुलस अगर हम डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो मेरे पास ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगी, माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, तब ये मेरे पास आ जाएगी माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। तो माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, कब, जब टीचर डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करे। अब इसके ऊपर कुछ सैंपल प्रॉब्लम करके देखते हैं। सो सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल चेंजेस, ये बच्चे आपके पास चेंज हो रही है फ्रॉम 20 Weber to 30 Weber in 5 seconds, in the 5 seconds, 5 seconds के अंदर ऐसा हो रहा है। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड, कैलकुलेट द आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो देखें बच्चे कितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है। सॉल्यूशन, हमारे पास बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। हमारे पास सॉल्यूशन ये है, द फ्लक्स इनिशियल इज इक्वल टू 20 वेबर, द फ्लक्स फाइनल इज इक्वल टू 30 वेबर। टाइम, आपके पास टाइम कितने का है, 5 सेकेंड्स का, द टाइम इज ऑफ 5 सेकेंड, एंड देयरफॉर इस वजह से आपकी ईएमएफ इज माइनस ऑफ फ्लक्स फाइनल फ्लक्स इनिशियल अपॉन टाइम टी,
टीचर मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा है तो नेगेटिव साइन साथ में लगाएंगे। तो माइनस ऑफ फ्लक्स फाइनल 30 वेबर, इनिशियल 20 वेबर, टाइम कितने का है 5 सेकेंड। तो ईएमएफ माइनस ऑफ 10/5 और द आंसर इज -2 वोल्ट। सो द आंसर इज -2 वोल्ट। जब तक टीचर ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ना पूछे आपने नेगेटिव साइन लगाना, इस बात का ध्यान रखना। जब तक आपको मैग्नीट्यूड ना पूछे तब तक आपने नेगेटिव साइन लगाना है, इस बात को फोकस करिए। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या बच्चा हमारे पास, फोकस करना कि इफ द करंट इन अ सोलेनॉइड, मेरे पास एक सोलेनॉइड के अंदर जो करंट है, इफ द करंट इन द सोलेनॉइड इज ग्रोइंग, ये बच्चा आपके पास ग्रो कर रहा है सच दैट, कुछ इस तरीके से कि आपके पास इट बिकम्स 4 एम्पेयर फ्रॉम 2 एम्पेयर, फ्रॉम द 2 एम्पेयर इन आपके पास 10 सेकेंड्स, इन 10 सेकेंड्स। क्लियर होगी बात? यानी कि सोलेनॉइड के अंदर जो करंट है वो 4 एम्पेयर हो जाता है 2 एम्पेयर से बढ़कर 10 सेकेंड। ये टाइम भी गिवन है बच्चे। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड in the coil making the angle of 60 degree, making the angle of 60 degree with the आपके पास axis of the solenoid, with the axis of the solenoid, with the axis of the solenoid, यानी कि axis of solenoid के साथ ये कितने का एंगल बना रही है, हमारे पास 60 डिग्री का एंगल आपके पास बना रही है बच्चे। ओके, सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास इस तरीके से सोलेनॉइड है, ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ये ऐसे। इस सोलेनॉइड के अंदर हमने एक एरिया को प्लेस किया हुआ है और ये एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड है, दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। और जो एरिया आपके पास गिवन है उस एरिया का एरिया नॉर्मल, आपके पास कितने का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। उसका एरिया नॉर्मल कितने का बन रहा है बच्चे, आपके पास 60 डिग्री का एरिया नॉर्मल बन रहा है विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। तो मुझे यहाँ पर ये बताना है कि अगर सोलेनॉइड के अंदर चलने वाला करंट अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो इस सिचुएशन के अंदर उसमें कितनी आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। तो हमारे पास यहाँ पर कितनी ईएमएफ आपके पास इंड्यूस होगी, जरा चेक करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर बड़ी सिंपल सी चीज है, द फ्लक्स passing through the coil, the flux which is passing through the coil, the flux which is passing through the coil, वो फ्लक्स जो कॉइल में से पास हो रही उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, दिस इज गिवन बाय बी ए इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस 60 क्यों आ रहा है, क्योंकि जो प्लेन है कॉइल का वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड, हमारे पास जो सोलेनॉइड है इसकी मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगी, तो हमारे पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, जहां पर एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और यहाँ पर शायद से मैं बताना भूल गया, यहाँ पर हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते हैं 500। दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज द नंबर ऑफ द टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
नंबर ऑफ द टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ द टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पर आपके इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और उसकी वजह से कॉइल का फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो आपका फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स भी ए कॉस ऑफ 60 है। तो अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड का करंट चेंज होगा तो डेफिनेटली ये फ्लक्स भी चेंज होगा, और जहां पर मेरा फ्लक्स चेंज हुआ तो उस कॉइल में क्या डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाएगा। वही तो हमको देखना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, we have the initial flux initial flux mu naught n into I1 into area A, ये हमारे पास आ गया, into cos ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो मेरे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये 500 टर्न्स है। करंट आपका इनिशियल करंट कितने के बराबर है, आपके पास 2 एम्पेयर के बराबर है। तो ये मेरे पास 2 एम्पेयर है। एरिया ए और cos ऑफ 60 डिग्री हाफ कैंसिल हो जाएगा। So this will be equal to 20 pi into 10⁻⁻5 into a। यह हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन। दूसरा, हमारे पास फाइनल फ्लक्स कैसे निकलेगा, तो आपके पास फाइनल फ्लक्स इज म्यू नॉट इंटू एन इंटू I2a cos ऑफ 60 डिग्री, और दिस विल बी इक्वल टू, आपके पास अब करंट कितना हो गया 4 एम्पेयर का, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 500 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू एरिया ए इंटू कॉस ऑफ 60 हाफ। तो हमारे पास ये कैंसिल होके 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 40 पाई इंटू 10⁻⁻5 ए का मतलब एरिया ऑफ द कॉइल। अब क्या रह गया, ईएमएफ रह जाएगी। तो हमारे पास देयरफॉर EMF इंड्यूस्ड, इस वजह से हमारे पास EMF इंड्यूस्ड कितने के बराबर आ जाएगी, दिस विल बी E इज इक्वल टू माइनस ऑफ फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल अपॉन टाइम बच्चे हमारे पास T। तो EMF इज माइनस ऑफ फ्लक्स फाइनल 40 पाई इंटू 10⁻⁻5 माइनस ऑफ 20 पाई इंटू 10⁻⁻5 एंड डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम आपके पास कितने टाइम के अंदर ये चेंज हो रहा है, 10 सेकेंड्स के अंदर। तो डिवाइडेड बाई ये फ्लक्स आपके पास 10 सेकेंड में चेंज हो रहा है, तो 20 पाई आ जाएगा, नीचे 10 भी है, तो माइनस ऑफ 2 पाई इंटू 10⁻⁻5। ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होते हैं बच्चे। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर टीचर ये बोले कि करंट रिवर्स हो गए, ऐसा भी होता है कई बार टीचर क्या बोलते हैं, करंट उतना ही चल रहा है पर वो रिवर्स हो गए। सपोज कि 2 एम्पियर का करंट चल रहा था पर वो रिवर्स हो गया। अगर वो रिवर्स होगा बच्चे, तो पहली बार अगर आप cos ऑफ 0 डिग्री ले रहे हो कॉइल का, तो नेक्स्ट टाइम जो एंगल होगा वो आपके पास 180 डिग्री। अपने पॉइंट को एम्फसाइज कर, कई जगहों पे आप फंसोगे जहां पे टीचर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देगा। टीचर आपको क्वेश्चन देगा कि मेरे पास यहाँ पर एक कॉइल है और इस कॉइल के अंदर भी आपने एक कॉइल को रखा हुआ है ऐसे, ये एक सोलेनॉइड है, एक कॉइल है, ये आ गया, और इसके अंदर मेरे पास एक दूसरी कॉइल को रखा गया ऐसे, ये कॉइल को रखा गया ऐसे, और इसमें करंट आपके पास आई चल रहा है, और टीचर बोलता है कि हमारे पास द करंट रिवर्सेस द डायरेक्शन। द करंट, जो आपका करंट है बच्चे, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन। जो करंट है वो आपके पास डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है।
द करंट इज रिवर्सिंग द डायरेक्शन। तो ऐसा करेंगे तो क्या चीज आएगा, तो पहले करंट देखिएगा, पहले करंट अगर लेफ्ट टू राइट चल रहा था तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर थी, फाई वन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। तब हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी लेफ्ट टू राइट थी और आपका एरिया नॉर्मल भी लेफ्ट टू राइट थी। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी और एरिया नॉर्मल एक ही तरफ। और दूसरा, अगर करंट डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है तो दूसरी चीज मेरे पास क्या आ जाएगी, राइट टू लेफ्ट। अगर करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है, राइट टू लेफ्ट जाता है, तो आपके पास फाई टू की वैल्यू किसके बराबर है, म्यू नॉट एन इंटू आई ए इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। तब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा, सोलेनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो अगर पहले में cos 0 डिग्री है तो नेक्स्ट में cos 180 डिग्री। हाँ, इसमें एक और बात ध्यान रखना, अगर मेरी कॉइल किसी एंगल के ऊपर है, ऐसे, ये मेरे पास मेरी कॉइल का आपके पास ए एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड एंगल थीटा। अगर मेरी कॉइल सीधी ना होकर एक एंगल पे तो फिर बच्चा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास कॉस ऑफ थीटा आएगा और यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर करंट अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स करता है, अगर करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा। चले आगे देखते हैं बच्चे। तो ये हमारे पास हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अभी मतलब कि कई क्वेश्चंस करने बाकी हैं। कैसे, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई is the function of the time t, function of the time t, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फंक्शन ऑफ द टाइम t है कुछ इस तरीके से कि फाई इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस ऑफ 8, फाई इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस ऑफ 8। कैलकुलेट the EMF induced, calculate the EMF induced in the circuit at आपके पास t is equal to 4 seconds, at t is equal to 4 seconds। solution, हमारे पास EMF is given by minus d phi upon dt हो जाएगा बच्चे हमारे पास। अब बताओ कैसे होगा हमारे पास, वी कैन राइट डाउन दिस इज इक्वल टू 60 माइनस ऑफ 2 और मुझे ईएमएफ निकालनी है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो आपके पास 6 इंटू 4 माइनस ऑफ 2, तो 24 में से 2 निकल गए, तो आंसर इज 22 वोल्ट। सो द आंसर इज 22 वोल्ट। अच्छा, एक गलती कर दी मैंने, आपने भी ध्यान नहीं दिया, इसके साथ नेगेटिव साइन है और इसके साथ भी नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे यहाँ पर ईएमएफ को कैलकुलेट कर पा रहे हैं और बड़े आसानी से हो भी पा रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, टोटल चेंज इन दी टोटल। ये राघव बोलो बेटा, कोई डाउट है तो? नो से गलती से हो गया। अच्छा, टोटल चेंज इन द फ्लक्स, अगर टीचर मुझे टोटल चेंज इन द फ्लक्स पूछता है तो ये टोटल चेंज इन फ्लक्स आएगा इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय आपके पास dt, और हम t1 से लेके
T2 के बीच में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये भी हमें पता लग जाएगा। हमारे पास अगर आ जाता है कि इफ द EMF is changing with the if the EMF is changing with the time as E is equal to 3t, calculate the change of the flux in change of the flux in 3 seconds. In the first 3 seconds. In the first 3 seconds. तो हमारे पास यहाँ पर फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, 0 से लेके 3 एंड वी हैव 3t dt। तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन t dt की इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर अपॉन 2 0 से लेके 3, और वी कैन राइट डाउन द phi इज इक्वल टू 3/2 t स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर t स्क्वायर का मतलब आपके पास कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, और मेरे पास यहाँ पर दिस विल बी 9 into 3 27 27/2, तो 13.5 आपके पास वेबर का चेंज है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई भी बच्चा कर सकता है। तो मेरे पास ये पहले लेवल के न्यूमेरिकल्स है, और इसके ऊपर ढीला नहीं पड़ना कि बाद में मुश्किल न्यूमेरिकल करेगा, यार ये कर लो। कई बार होता है कि टीचर इसी पे पूरी कहानी खत्म कर देता है ना। तो बड़ा सिंपल सी तो बात है, एक जगह पे चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम EMF है ना, और डिफरेंशिएशन कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, यही तो टीचर पूछेगा, और उसके बस की है क्या पूछना। नेक्स्ट वन graphical method. So next one, the graphical concept. अब graphical concept क्या है? So the graphical concept of the graphical concept of the आपके पास यहाँ पर EMF और the electromagnetic induction। पहला concept, the slope of phi flux time graph। The slope of the flux time graph will give you the value of EMF induced. The value of the EMF induced. The slope of the flux time graph will give you the value of the EMF induced। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर ये फ्लक्स और ये बच्चे टाइम का हमारे पास ग्राफ बन रहा है। तो हमारे पास ग्राफ बन रहा है, ये फटाफट बनाते हैं। ये फ्लक्स की लाइन है, ये टाइम की लाइन है, हमारे पास ये टाइम का फैक्टर है, ये फ्लक्स का फैक्टर है, ये फ्लक्स आ गया 5, ये टाइम आ गया t। यहाँ पर मेरे पास एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है। आपके पास ये एंगल मेरे पास यहाँ पर 30 डिग्री है, और आपके पास दूसरा एंगल 60 डिग्री है। तो ये हमारे पास 30 डिग्री है और ये मेरे पास 60 डिग्री है। टीचर बोलता कैलकुलेट दी रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF। चलिए, ये हमारे पास पहला, ये मेरे पास दूसरा। तो हमारे पास यहाँ पर EMF ऑफ द A पार्ट, दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि हमारे पास A पार्ट में जो आपका फ्लक्स है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। नेक्स्ट वन, द EMF ऑफ द B पार्ट, दैट विल बी टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइडिंग, सो हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर हम डिवाइड कर देंगे, वी हैव EA अपॉन EB इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 60 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 30। तो टेंजेंट ऑफ 60 कितने के बराबर आ जाएगा, √3, और टेंजेंट ऑफ 30 बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1/√3। तो √3 1/√3, so this will be 3:1। तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा,
दिस विल बी इक्वल टू 3:1। तो सिंपल सी तो बात है बच्चे, हमारे पास कोई बहुत मुश्किल चीज ही नहीं है आपके पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ग्राफ की स्लोप। और ऐसा क्यों, अब तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, चेंज इन द फ्लक्स अपॉन चेंज इन द टाइम। सो चेंज ऑफ द फ्लक्स अपॉन बच्चे हमारे पास चेंज ऑफ द टाइम, ये हमें क्या देता है बच्चे, नाउ दिस गिव मी द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। नेक्स्ट वन, ग्राफ। Second graphical concept. Second graphical concept. The area of the EMF and time graph, and the time graph, EMF and the time graph will provide you the total change in the flux. The total change in the flux. The total change in the flux। पर कैसे, मेरे पास यहाँ पर मान लिया जाए कि एक ग्राफ बन रहा है between the EMF and the time taken, between the EMF and the time taken, between the EMF magnitude and the time taken। यहाँ पर मेरे पास जो ग्राफ आपके पास बनता है, इस ग्राफ का जो आपके पास एरिया होगा, इस ग्राफ का हमारे पास यहाँ पर जो एरिया होगा ये वाला, ये मुझे क्या देगा, टोटल चेंज इन द फ्लक्स। सो ये बच्चा हमें क्या देगा, टोटल चेंज ऑफ द फ्लक्स। तो बड़ी सिंपल सी है। अगर हम आगे की तरफ को चले, अगर हम आगे की तरफ को चले और चीजों को बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो मेरे पास अब यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, द EMF induced। अब आगे की तरफ को चल रहे, द EMF induced in the circuit with resistance R, with the resistance capital R, induces the current और कितना करंट इंड्यूस हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर करंट किसके बराबर आ जाएगा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अपॉन रेजिस्टेंस आर। और ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 1/r द चेंज ऑफ द फ्लक्स अपॉन चेंज ऑफ द टाइम, और 1/r into d phi अपॉन dt अपॉन dt। हमारे पास यहाँ पर एक और चीज पता लगती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट depends on the time rate change। Magnitude of the current depends on the time rate change, depends on the time rate change, time rate change। यानी कि जो करंट है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमारे पास ये जो करंट है आई, या आपके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चे, टाइम के ऊपर। ये जो करंट है यह हमारे पास टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ये जो करंट है यह हमारे पास टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मेरे पास टाइम लेस होगा, लेसर टाइम टू चेंज फ्लक्स, चेंज द फ्लक्स, मैक्सिमम इज द करंट। आपके पास मैक्सिमम इज करंट, आपके पास जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। And more time to change flux, more time to change the flux, the minimum is the current, minimum is the current। आपका करंट उतना ही छोटा होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो हमारे पास ये जो करंट है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका फ्लक्स कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर चेंज होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, the concept of the induced charge, the concept of the induced charge।
the concept of the induced charge. The concept of the induced charge. हमारे पास induced charge का concept कैसे आता है? हमारे को एक चीज पता है कि the charge is given by current multiplied by time. और अभी हमने करंट कैसे निकाला? आपके पास E का मैग्नीट्यूड R मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी और 1 बाय R द चेंज ऑफ द फ्लक्स अपॉन चेंज ऑफ द टाइम इनटू डेल्टा टी. तो हमारे पास टाइम से टाइम आपके पास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. तो अब इंड्यूस चार्जेस का मतलब क्या आ गया? देयरफॉर the induced charges does not depend on time interval. The induced charges does not depend on the time interval. ये बिल्कुल भी टाइम इंटरवल पे डिपेंड नहीं करेगा. जो इंड्यूस चार्जेस हैं वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेंगे ही नहीं बच्चे. बहुत सिंपल सी बात है, ये डिपेंड ही नहीं करेगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं अगर आपको ये बोलता हूं फोकस करना. सिचुएशन वन हमारे पास जो फ्लक्स है ये आपके पास 20 वेबर से ये फ्लक्स चेंज हो रहा है 30 वेबर के अंदर और टाइम आपके पास लग रहा है यहाँ पे 10 सेकेंड्स. नेक्स्ट वन सिचुएशन टू हमारे पास जो फ्लक्स है वो 20 वेबर से 30 वेबर की तरफ को जा रहा है. 30 वेबर की तरफ को जा रहा है और टाइम कितना लग रहा है बच्चा? हमारे पास 5 सेकेंड्स का. टाइम कितने का लग रहा है? 5 सेकेंड्स का. सिचुएशन के अंदर हमारा जो फ्लक्स है वो 20 से 30 चेंज हो रहा है पर पहले में टाइम लग रहा है 10 सेकेंड का और नेक्स्ट में कितने का लग रहा है बच्चे? 5 सेकेंड का. तो हमको ये बताना है कि करंट कहां पर ज्यादा होगा. द करंट इन द सेकेंड सिचुएशन इज मोर. पता लग रहा है क्यों है बच्चे आपके पास? सेकेंड सिचुएशन इज मोर. जो सेकेंड सिचुएशन है उसमें करंट की वैल्यू आपके पास क्या होगी बच्चे? ज्यादा होगी. जो करंट है वो हमारे पास सेकेंड सिचुएशन में सबसे ज्यादा होगा. लेकिन एक बात बताओ, बट दे इंड्यूस चार्जेस, लेकिन मेरे पास जो इंड्यूस चार्जेस हैं बच्चे वो आपके पास क्या होंगे? विल बी सेम इन बोथ केसेस. इन दोनों केसेस के अंदर जो इंड्यूस चार्जेस होंगे वो आपके पास क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. लगी बात पता बच्चे आपके पास? आपका करंट इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरा फ्लक्स कितने टाइम के अंदर चेंज हुआ, लेकिन इंड्यूस चार्जेस इस बात पे डिपेंड करते हैं कि फ्लक्स कितना चेंज हुआ. सिर्फ इस बात को दिमाग में रखना, फ्लक्स कितना चेंज हुआ. मैं फिर एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मैं फिर एम्फसाइज कर रहा हूं, आपका जो करंट है दिस इज 1 बाई आर इनटू चेंज ऑफ द फ्लक्स अपॉन चेंज ऑफ द टाइम. और आपका इंड्यूस चार्ज किसके बराबर है? दिस इज चेंज ऑफ द फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस. इसमें टाइम का कोई फैक्टर नहीं आता. क्लियर? मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इसके. हमारे पास क्वेश्चन क्या है? इफ द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm is changing as per relation. और कैसा रिलेशन है? phi is equal to 6t square minus of 4t. Calculate the instantaneous current
at t is equal to 3 seconds. Calculate the instantaneous current at t is equal to 3 seconds. जरा देखें बच्चे सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पर EMF का मैग्नीट्यूड दिस इज गिवन बाय d5 अपॉन dt। करंट को निकालने के लिए आप हमेशा EMF का मैग्नीट्यूड लोगे। तो हमारे पास कितना आएगा 12t माइनस ऑफ 4 और 3 सेकंड है। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास करंट की वैल्यू किसके बराबर है EMF का मैग्नीट्यूड अपॉन रेजिस्टेंस R। तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी we have 12t minus of 4 अपॉन रेजिस्टेंस R और रेजिस्टेंस R कितने के बराबर है 20। 3 सेकंड पे निकालना है 12 into 3 minus 4 upon 20 तो 36 minus 4 तो 32 upon 20 और this will be 8 upon 5 और this will be 1 point आपके पास 6 एम्पियर का करंट है और मेरे पास यहाँ पर 1.6 एम्पियर का क्या चल रहा है बच्चे करंट चल रहा है। सो ये हमारे पास अगेन आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 1.6 एम्पियर का करंट चल रहा है बच्चे हमारे पास, ये हमको यहाँ पता लग जाएगा। जी बोले बच्चे, किसी बच्चे को डाउट इसमें से? और अगर यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना बच्चे इंड्यूस चार्ज निकालना है तो चेंज ऑफ द फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, चेंज ऑफ द फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। इस बात को फोकस करना है, दिमाग में रखना है तो आपका क्वेश्चन होगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। चले आगे नेक्स्ट वन बच्चे। सो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पर इतनी सारी एग्जांपल्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज द लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है बच्चे? यह हमको एक बड़ी सिंपल सी चीज बताती है कि every induced EMF direction opposes the आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात भी तो यही कर रहे थे बच्चे, हम बात भी तो ये कह रहे थे कि आपके पास EMF इज इक्वल टू माइनस ऑफ d5 अपॉन dt, माइनस ऑफ d5 अपॉन dt एंड therefore this law, ये जो बच्चे हमारे पास लॉ है is basically वर्क एनर्जी थ्योरम। ये लॉ बच्चे बेसिकली एक वर्क एनर्जी थ्योरम है हमारे पास। क्यों? सोच के देखते हैं। अगर जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज नहीं करेगा तो आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, और अगर वर्क डन नहीं करना पड़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। आपको वर्क डन करना पड़ रहा है ना बच्चे, आपको एफर्ट करना पड़ रहा है। जो सामने आपके पास EMF आ रही है वो आपके फ्लक्स के चेंज को रोक रही है, वो फ्लक्स के चेंज को रोकने की कोशिश कर रही है, और इसी वजह से हमारे पास अंदर करंट डेवलप होता है। देखो ना, वोल्टेज के अगेंस्ट काम कर रहे हो आप, आपके पास जो वोल्टेज डेवलप हो रही है उसके अगेंस्ट आप मैग्नेट को अंदर लेके जा रहे हो, और इस वजह से आपका किया गया एफर्ट अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी में डेवलप होता है। तो बोलते हैं बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि अगर अपोज नहीं करेगा तो सपोर्ट करेगा, और अगर सपोर्ट करेगा तो यहाँ पर एक परपेचुअल का मतलब एक ऐसी मशीन जिसके अंदर फ्यूल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो एक परपेचुअल मशीन बन जाएगी जहां पर कोई एफर्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपको आउटपुट मिलती जा रही है। जीरो इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट मिल रही है, ये हो ही नहीं सकता है, और इस वजह से यहाँ पर उसका अपोज करना बहुत जरूरी है। अगर वो अपोज नहीं कर रहा है तो बहुत गलत बात है। देखो कैसे, हमारे पास यहाँ पर
ये मेरे पास एक कॉइल है, देखिए ये मेरे पास यहाँ पर एक कॉइल है, ये देखते मेरे पास एक कॉइल है और इस कॉइल के नीचे मैंने एक गैल्वेनोमीटर को लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर को लगा दिया और ये रहा एक ऐसा मैग्नेट नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ इसको अप्रोच कर रहा है, ये नॉर्थ बच्चा हमारे पास इसको अप्रोच कर रहा है, तो वो फेस जिसको ये नॉर्थ अप्रोच कर रहा है वहां पर अब आपके पास कैसा करंट डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ जैसा, नॉर्थ जैसा। और इसी करंट को पीछे से देखोगे तो आपको कैसा नजर आएगा बच्चे, साउथ जैसा। इस यही करंट कॉइल के दूसरे हिस्से पे साउथ जैसा डेवलप होगा, क्योंकि हमारे पास मैग्नेट्स के अंदर मोनोपोल्स नहीं होते, कहीं पर अगर नॉर्थ डेवलप हो रहा है तो उसके जस्ट पीछे साउथ डेवलप होगा, नहीं तो बच्चे मैग्नेटिक फिनोमिना डेवलप नहीं हो पाएगी। हम बोलते हैं ना मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, अगर सोलोनॉइड के इस फेज पे नॉर्थ डेवलप हो रहा है तो इस फेज पे साउथ डेवलप हो जाएगा, सिंपल। और ये नॉर्थ बच्चा हमारे पास क्या करेगा, ये अपोज करेगा, और किसको अपोज करेगा, इनकमिंग नॉर्थ पोल, इनकमिंग नॉर्थ पोल, इनकमिंग नॉर्थ पोल, ये अपोज करेगा बच्चे आपके पास किसको, इनकमिंग नॉर्थ पोल को। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इस तरीके से आपके पास एक कॉइल है और इस कॉइल के यहाँ पर मेरे पास गैल्वेनोमीटर लगा दिया और हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ गया बच्चे, तो वी हैव नॉर्थ एंड वी हैव साउथ। मैं इस नॉर्थ को पीछे की तरफ को लेके जा रहा हूँ, अब बताओ कि यहाँ पर कैसा करंट इंड्यूस हो जाएगा, ये जैसे ही मैं नॉर्थ को पीछे लेके जाऊंगा आपके पास कैसा करंट इंड्यूस हो जाएगा, तो क्योंकि मैं नॉर्थ को दूर लेके जा रहा हूँ उसको रोकना है, तो यहाँ पर आपके पास क्या डेवलप हो जाएगा, साउथ डेवलप हो जाएगा, और दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पर नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। ये सोचना है बच्चे आपने, ये हमने सोचना है, ये लेंसेज लॉ। इसी तरीके से मेरे पास अगर नीचे आपके पास एक और कॉइल है, ये हमारे पास कॉइल है, ये हमारे पास कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर है बच्चे हमारे पास, और ये आपके पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, अब आपके पास यहाँ पर पीछे नॉर्थ आ गया और ये साउथ आ गया, ये साउथ इसको अप्रोच कर, अगर ये साउथ इसको अप्रोच करेगा तो व्हाट विल हैपन, बताओ शाबाश, जैसे ये साउथ इसको अप्रोच करेगा यहाँ पर आपके पास क्या डेवलप हो जाएगा बच्चे, हमारे पास नॉर्थ, नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, सॉरी साउथ डेवलप हो जाएगा, आई एम सॉरी, नॉट नॉर्थ, साउथ, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये बच्चे हमारे पास साउथ डेवलप होगा इस फेज के ऊपर, और दूसरे फेज पे अपने आप क्या डेवलप हो जाएगा, आपके पास नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। सोच के देखो बच्चे, ऐसा ही होगा। लेंजेस लॉ बोलता है कि जो भी आप काम करते हो जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो सामने वाली कॉइल ऐसा करंट डेवलप करेगी कि वो चेंज आए ही ना, हालांकि उस करंट के आने की वजह ये चेंज ही है, लेकिन ये करंट उस चेंज को अपोज करता है, नेचर कहती है कि उसको ऑपोजिशन मिलेगी। अगर यही साउथ पीछे की तरफ को जाएगा तो इस फेज की तरफ क्या डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ बच्चे आपके पास डेवलप हो जाएगा। लेंजेस लॉ हमारे पास ये चीजें समझाने की कोशिश करता है, जैसे हमारे पास लेंजेस लॉ बच्चा हमारे पास क्या कहता है कि सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक कॉइल है और यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ गई, एक दूसरी कॉइल आ गई, ऐसे ये हमारे पास एक बैटरी लग गई है, ऐसे बैटरी, और ये स्विच आपके पास क्या लग गया, ऐसे लग गया, ये स्विच आ गया एस, ये बैटरी बच्चा हमारे पास ई आ गई। जैसे आप स्विच ऑन करोगे व्हाट विल हैपन, जैसे ही आप यहाँ पर क्या करोगे, स्विच एस को ऑन करोगे, जैसे आप स्विच एस को क्या करोगे बच्चे, ऑन करोगे, तो आपके पास क्या होगा, जरा चेक करते हैं, जैसे आप स्विच ऑन करोगे
ये वाला करंट आपके पास ग्रो करने लग जाएगा। ध्यान से देखना बच्चे, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। ये बच्चे हमारे पास करंट ग्रो करने लग जाएगा इफ वी स्विच ऑन दिस सर्किट, इफ वी स्विच ऑन दिस सर्किट। अगर मैं सर्किट को स्विच ऑन कर देता हूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, द करंट ग्रो। जो करंट है बच्चा हमारे पास ऑफ आउटर कॉइल ग्रो, ऑफ द आउटर कॉइल ग्रो, आउटर कॉइल का जो करंट है वो ग्रो कर जाएगा। जो बाहर की तरफ को चल रहा है करंट वो बढ़ने लग जाएगा। और अब आपके पास क्या आएगा, देयरफॉर बाय लेंजेस लॉ, बाय द लेंजेस लॉ a current also develops in the inside coil। आपकी जो इनसाइड कॉइल है वहां पर भी बच्चे आपके पास एक करंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर अगर करंट ग्रो करेगा तो बाहर वाले कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली कॉइल में से ग्रो करना शुरू कर देगी। और इस सेंस के अंदर वहां पर आपके पास अपोज करने के लिए क्या डेवलप हो जाएगा, करंट डेवलप हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास करंट ग्रो कर रहा है तो इसको अपोज करने के चक्कर के अंदर करंट ऐसे चलेगा। ये देखिए, जो आपका करंट आपके पास इंड्यूस हो रहा है वो ग्रोइंग करंट को, ये वाला करंट कौन सा करंट है, इंक्रीजिंग करंट या ग्रोइंग करंट, ये ग्रोइंग करंट है। और ये करंट आपके पास कौन सा करंट है, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट ग्रोइंग करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर, ताकि उसकी ग्रोथ ना हो जाए। लेंजेस लॉ कहता है ये हमेशा अपोज करेगा, ये हमेशा अपोज करेगा बच्चे आपके पास। लेकिन क्या हो अगर यहां पर स्विच ऑफ हो जाए, तो जरा चेक करते। सो मेरे पास दोबारा से वही सर्किट, दोबारा से हमारे पास वही सर्किट, लेकिन अब मैं इस सर्किट के अंदर स्विच ऑफ कर रहा हूं। तो ये हमारे पास यहाँ पर, ये आपके पास क्या आ गया, स्विच ऑफ हो गया। ये बैटरी ई, ये करंट आपके पास ऐसे चल रहा था और आपने इसको क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ, व्हाट विल हैपन, अगर मैं इसको स्विच ऑफ कर देता हूं तो क्या हो जाएगा। जैसे बच्चे मैं इसको स्विच ऑफ करूंगा तो बताओ क्या चीज हो जाएगी। तो हमारे पास ये वो करंट है जो कि डिक्रीज कर, नाउ दिस इज द डिक्रीजिंग करंट। ये हमारे पास यहाँ पर डिक्रीजिंग करंट है। ये हमारे पास कौन सा करंट है, आपके पास डिक्रीजिंग करंट है। तो जब करंट डिक्रीज होगा तो अंदर वाला इंड्यूस करंट डिक्रीजिंग करंट के साथ चलता है, क्योंकि उसको डिक्रीज नहीं होने देना। इस पॉइंट को आप समझिए। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो हम उल्टा चलते हैं, क्योंकि मुझे उसको रोकना है। और बच्चा अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो मैं साथ चलूंगा, ताकि मैंने उसको सपोर्ट करना। बच्चे मैं उसको सपोर्ट करना चाहता हूं ताकि वो डिके ना हो जाए। लेंजेस लॉ इंक्रीजिंग चीज को रोकने की कोशिश करती है बाय फ्लोइंग ऑपोजिट टू इट, और डिक्रीजिंग को भी बच्चे सपोर्ट कर अपोज करती है बाय फ्लोइंग अलोंग इट। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो कि जैसे जैसे ये इसके अलोंग चलेगी बच्चे हमारे पास, तो उसकी डिक्रीज पे क्या होगा बच्चे, हमारे पास डिक्रीज के ऊपर बच्चे आपके पास वो अपोजिशन डेवलप हो जाएगी। तो हमारे को ये बात समझनी है बच्चे, यहाँ पर ये डिक्रीजिंग करंट है और ये वाला जो करंट इस डिक्रीजिंग करंट के साथ चलेगा, दैट इज द इंड्यूस्ड करंट। तो डिक्रीजिंग करंट के साथ चल के आप उसको रोक रहे हो कि आप डिक्रीज मत हो जाओ। इंक्रीजिंग करंट के ऑपोजिट चल के आप उसको रोक रहे हो कि आप ग्रो ना कर जाओ। तो लेंजेस लॉ यही बोलता है कि हमेशा ऐसा कुछ होगा जो कि प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर चेंज को अपोज करेगा। कैसे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये एक इनफाइनाइट आपके पास करंट कैरिंग वायर, और इसके जस्ट आगे बच्चे मेरे पास एक लूप है, और ये बच्चा हमारे पास करंट ऊपर जा रहा है आई, एंड दिस करंट, ये करंट आपके पास इस वक्त डिक्रीजिंग करंट, इस इनफाइनाइट वायर का करंट डिक्रीजिंग है। इस करंट
इस वायर का जो करंट है बच्चे हमारे पास वो क्या बच्चे डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग करंट है, ये हमारे पास डिक्रीजिंग करंट है। इस इनफाइनाइट वायर का जो करंट है वो आपके पास क्या है बच्चे डिक्रीजिंग करंट है। तो अब साथ वाले के अंदर करंट कैसा चलेगा, तो आपके पास साथ वाले में करंट ऐसे इंड्यूस हो जाएगा, आपके पास साथ वाले में ऐसा करंट इंड्यूस हो जाएगा। वो डिक्रीजिंग करंट को क्या करेगा बच्चे, एक तरीके से साथ चल के उसको बोल रहा है कि तूने खत्म नहीं होना। अगर हमारे पास यहाँ पर इसी वायर में देखते रहना, आपको कंपैरेटिव समझ में आ जाएगा। अगर मेरे पास यही वायर थी और आपके पास ऊपर करंट चल रहा था आई, लेकिन अब ये करंट मेरे पास कौन सा करंट था बच्चे आपके पास, बोलो इंक्रीजिंग करंट। अगर ये इंक्रीजिंग करंट रहता तो सामने वाली वायर में करंट कैसे चलता आपके पास, आपके पास सामने वाली वायर में करंट कैसे चलता, अगर ऊपर इंक्रीजिंग है तो सामने वाली वायर में ऐसे करंट चलेगा। ये इंड्यूस करंट है, ये इंक्रीजिंग करंट को अपोज करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इंड्यूस्ड करंट है और ये भी इंड्यूस्ड करंट है। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट इसके अंदर से, किसी बच्चे का कोई डाउट, तो आपके पास जो भी लेंजेस लॉ कहता है कि जो भी मेरे पास करंट चलेगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा बच्चे कि हमेशा वो इंक्रीज को भी अपोज करेगा और डिक्रीज को भी अपोज करेगा। लेकिन डिक्रीज को अपोज कैसे करेगा, साथ चल के, और इंक्रीज को कैसे अपोज करेगा, ऑपोजिट चल के। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, मेरी बात के ऊपर आपका ध्यान है बच्चे। जरा नेक्स्ट बच्चे पार्ट करके देखते हैं, एक और पार्ट करके देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है और आपके पास ये ऐसा करंट है। मेरे पास एक लूप ऊपर की तरफ है और एक लूप बच्चे आपके पास यहाँ की तरफ है। तो एक लूप ऊपर है और एक लूप आपके पास नीचे की तरफ है ना। और मेरे पास ये जो करंट है ये इंक्रीजिंग करंट है, ये आपके पास इंक्रीजिंग करंट है। तो ऊपर वाले लूप में कैसा करंट इंड्यूस होगा, नीचे वाले में कैसा, तो ऊपर वाले के अंदर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर वाले में हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे वाले के अंदर, नीचे वाले के अंदर आपके पास यहाँ पर सॉरी आपके पास नीचे वाले के अंदर आपके पास ऐसे हो जाएगा। तो नीचे वाले के अंदर बच्चे हमारे पास ऐसे और ऊपर वाले के अंदर आपके पास ऐसे। तो ये चीज बच्चे आपको समझ में आनी चाहिए। हरा रंग जो है वो बता रहा है कि आपके पास यहाँ पर इंड्यूस करंट ऐसे चल रहा है और यहाँ पर इंड्यूस करंट ऐसे चल रहा है। क्या मुश्किल है इसके अंदर से, है कोई मुश्किल? लेकिन एक बात बताओ कि मेरे पास अगर ये करंट कांस्टेंट हो, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर आपके पास ये करंट है और ये करंट आपके पास कांस्टेंट है, ये करंट कांस्टेंट है, और इस लूप में बताना है कि कैसा करंट इंड्यूस होगा। तो आप बताओगे कितना करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि करंट कांस्टेंट है, देयर विल बी नो करंट इंड्यूस्ड। आपके पास किसी किस्म का कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको नजर आएंगे। टीचर बोलेगा कि ये मेरे पास एक लूप है और ये सामने एक दूसरा लूप है, देखते रहना बच्चे, और हमारे पास इस लूप में करंट ऐसे चल रहा है और ये वाला करंट डिक्रीज हो रहा है और ये वाला करंट आपके पास डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ऐसा करंट मेरे पास डिक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ वाला, तो हमारे पास इसमें करंट कैसे चलेगा, तो ये करंट बच्चा आपके पास ऐसे, इसको देखना बच्चे, इसको अगर ये ऊपर जाता हुआ करंट डिक्रीज हो रहा है तो साथ में जो इंड्यूस करंट होगा वो साथ में चलेगा। तो इंड्यूस्ड करंट आपके पास यहाँ पर साथ में चलेगा। ठीक, चलिए। सो अभी के लिए बच्चे हम इतना करते हैं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताइए। बाय बाय।